नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 1 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज का जो आर्टिकल है वो यूएन से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन क्यों है चर्चा में और क्या उसके महासचिव ने बयान दिया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आज का एक दो लाइन पढ़ लेते हैं, कोट्स को देख लेते, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और निबंध लेखन में इस तरह के कोट्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको निबंध लिखने में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। निबंध जो होता है इसके आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जीएस आप जितना अच्छा पढ़ते जाएंगे निबंध के लिए आपको कंटेंट मिलता जाता है, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं होता कि निबंध लेखन तभी हो पाए जब आपने जीएस पूरा पढ़ा हो। एक अक्षर जीएस नहीं पढ़ा है तो भी आप निबंध लिख सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, किस्से कहानियों के आधार पर। तो लेखन शैली डेवलप करने के लिए कुछ फ्रिक्शन का आपको सहारा चाहिए होता है, जो इतर सब्जेक्ट से हो, कुछ नॉवेल, कविता, कहानी, इस तरह की चीज़ों का। देखिए आज का कोट्स उन्हीं से संबंधित है। किनका है तो प्रेमचंद जी का है। पता ही होगा आपको, भारत में सबसे बड़े उपन्यासकारों में से एक हुए हैं प्रेमचंद जी। इनके उपन्यास ज़रूर पढ़िएगा जब भी समय मिले तो, या एक पैरेलल में रखिए कि जीएस पढ़ने तो पर डे 2, 3, 4, 5 पेज भी पढ़ लिया कोई बुक तो आपके लिए सही रहेगा वो। देखिए क्या लिखा है, सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो इसको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। लक फैक्टर होता है क्या? बिल्कुल होता है, 100% होता है। मैं तो छोटा सा चैनल अभी अपना, सबसे बड़े इस फील्ड के विकास देवीकीर्ति सर हैं, उनका भी वीडियो देखिएगा, वो भी बोलते हैं कि लक फैक्टर तो होता ही है, निश्चित तौर पर होता है, लेकिन वो तभी आपका काम करता है जब आप अपना कर्तव्य सही से निर्वहन करते हैं। कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो लक फैक्टर कभी काम नहीं करेगा आपका, भले ही आप कितने लकी हों। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। बिना कर्तव्यों के सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है आपको। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यूज़ कीजिएगा निबंध में। चलिए शुरू करते। देखिए हेडलाइन क्या है आज। हेडलाइन है कि 6 कांग्रेस रिबेल एमएलएज डिस्क्वालीफाइड इन हिमाचल। आज ही किसी ने ग्रुप में पूछा था, किसी स्टूडेंट ने, कि दल बदल कानून क्या है, और लोग जब दल बदल कर लेते हैं, कर तो रहे ही हैं, दल बदल कानून होने का क्या मतलब बनता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5 मिनट लूँगा, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पर चलेंगे। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में शामिल है। इसके कुछ प्रावधान हैं कि जब कोई, मान लीजिए कांग्रेस का विधायक या कांग्रेस का सांसद जो वर्तमान में संसद सदस्य है या विधायक है, अगर वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में या बीजेपी को छोड़कर कोई कांग्रेस में शामिल होता है या किसी भी पार्टी से दूसरे आते हैं जो भी प्रेजेंट में विधायक या सांसद हैं, तो उनकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है। और अगर किसी पार्टी, जैसे शिवसेना के साथ में क्या हुआ महाराष्ट्र में, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, तीर धनुष उसका निशान था, शिवसेना आपको पता ही होगा। तो ये इसके 2/3 सदस्य कहाँ पर आ गए, तो बीजेपी में आ गए, या बीजेपी में आए भी नहीं तो इन्होंने पार्टी का अलग कर दिया, असली पार्टी होने का दावा कर दिया। 2/3 सदस्य, 2/3 मेंबर। तो इसके कारण से क्या हुआ, इनमें से किसी की भी सदस्यता नहीं गई और इनका पार्टी हो गया। शिवसेना किनका हो गया, तो शिंदे गुट जो था उसको असली शिवसेना का दर्जा मिल गया। क्यों? क्योंकि 2/3 सदस्यों ने हामी भरी थी उसके पक्ष में। इसी प्रकार से एनसीपी के साथ भी हुआ, शरद पवार जी के पार्टी के साथ। अब उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, अलग सिंबल भी मिला है उनको, पता ही होगा आपको। तो ये चीज़ क्या है, ये दल बदल का एक उदाहरण है। दल बदल में एक और प्रावधान किया गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारा कुछ याद हो जाए, कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और प्रावधान है दल बदल में, उसको बोलते हैं व्हिप का उल्लंघन जब करते हैं आप, व्हिप या व्हिप कहा जाता है, इसका जब आप उल्लंघन करते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं। व्हिप क्या होता है, व्हिप जो होता है वो सदन में हर एक पार्टी का एक सचेतक नियुक्त किया जाता है, जो सदन के सदस्यों को, अपने पार्टी मेंबर्स के बीच में डिसिप्लिन, अनुशासन को लागू करता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा शब्दों को, किसको, अपने पार्टी के मेंबर्स के लिए वो व्हिप जारी करता है। व्हिप का मतलब अनुशासन या कोई एक लाइन जारी करता है। जैसे लिखा हुआ है कि राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स चुने जाएंगे उसमें पार्टी व्हिप ने जारी किया है कि इस मेंबर को सभी सदस्यों को वोट करना है। कांग्रेस पार्टी के व्हिप ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश में जारी किया कि हमें इस मेंबर को सभी सदस्य वोट करेंगे। अब अगर किसी सदस्य ने इस मेंबर को वोट नहीं किया, व्हिप का उल्लंघन किया, तो उनके ऊपर भी दल बदल का कानून लग जाता है। तो उसके पश्चात वो पार्टी से निष्कासित हो सकते, उनकी सदन की सदस्यता जा सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्वालीफाइड इन हिमाचल प्रदेश, और ये अधिकार किसके हाथों में होता है, तो स्पीकर महोदय के हाथों में होता है।
राज्य में भी केंद्र में भी डिस्क्वालीफाई करना किसी को व्हिप के उल्लंघन के आधार पर। एक और इसका एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लाया गया सदन में, पार्टी ने व्हिप जारी किया कि सभी को इसके पक्ष में वोट करना है। वहां पर अगर कोई इसके विपक्ष में वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, दल बदल का एक्ट लग सकता है उस पर। यह चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सदस्य नहीं है संसद का या विधायिका का, तो अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर कोई भी व्हिप नहीं लगता है, कोई भी उसको डिस्क्वालीफाई क्या करेगा जब वो सदन से ऑलरेडी बाहर है। तो उसके अलावा एक और चीज़ सुनिएगा, आपको लग रहा होगा कि तो फिर तो राज्यसभा के इलेक्शन में या किसी विधेयक पर वोट करने के मामले में सदन के सदस्यों की अपनी जो विचारधारा होती है वो क्या मायने रखती है। वहाँ पर पार्टी ने अगर व्हिप जारी कर दिया है तो उनकी अपनी विचारधारा, अपनी स्वतंत्रता उनकी वोट करने की नहीं होती है, उनको उसके पक्ष में वोट करना पड़ता है। और अगर वो उसके खिलाफ जाकर वोट करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, सदन से उनको निष्कासित किया जा सकता है। कहाँ पर व्हिप जारी नहीं किया जाता है? तो व्हिप जारी नहीं किया था राष्ट्रपति इलेक्शन में। राष्ट्रपति जी किसको चुनना है, इसके लिए संसद के सदस्य और विधायिका के सदस्य जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये अपने मन मर्जी से वहाँ पर वोट कर सकते हैं जिस भी मेंबर को चाहें उस मेंबर को, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी के गाइडलाइन से नहीं जुड़े होते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कहीं पर भी राज्य में भी केंद्र में भी पार्टियों के द्वारा व्हिप जारी नहीं किया जाता है। दल बदल का कानून किन पर लगता है अभी मैंने बता दिया। अगर किसी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सदस्य हैं, अगर उन्होंने किसी और दल में विलय की घोषणा कर दी है तो उनके ऊपर में दल बदल नहीं लगेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया है, ये सब के सब अधिकार किनके हाथों में होते हैं, तो स्पीकर महोदय के हाथों में होते हैं। स्पीकर महोदय जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी को भी दल बदल के आधार पर। क्या इसका न्यायिक समीक्षा हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है स्पीकर के फैसलों का? बिल्कुल किया जा सकता है स्पीकर के फैसलों का जुडिशियल रिव्यू। ओके, इतना सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते, ये जो न्यूज़ था आपके लिए पॉलिटिकल से ज़्यादा क्या था, पॉलिटी से जुड़ा हुआ था, गवर्नेंस से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ओके, अगला देखिए क्या है कि जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल 2024 7.6% के आसपास इसमें जताया गया है कि जीडीपी जो है 7.6% के आसपास में ग्रो करेगा। तो देखिए ये डेटा बहुत बार आता है, तो इस तरह के डेटा को कितनी बार आप याद में रखेंगे। अभी जब भारत सरकार का बजट आएगा ना नई सरकार गठन के पश्चात, तो उसके दौरान जब अनाउंसमेंट होगा तो उसको आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, चलिए आज का आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज का आर्टिकल देखिए क्या है आपके लिए। द हिंदू में ये आर्टिकल आया था 28 तारीख को, जिसमें बताया गया था कि भाई महासचिव जो हैं यूएन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अनिश्चित भविष्य की चेतावनी दी गई है कि जो यूनाइटेड नेशन है इसका भविष्य जो है वो निश्चित नहीं है। यूनाइटेड नेशन होने का क्या मतलब बनता है जब रूस और यूक्रेन का वॉर हो ही रहा है? तो बताइए मुझे, जब हमास और इजराइल जो है वो उलझ ही रहे हैं, तो जब सूडान में गृह युद्ध लागू ही हो रहा है, तो जब एक भारत और चीन के सीमा पर टेंशन बना ही हुआ है, ताइवान को चीन कभी भी हड़प ही सकता है, चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बना हुआ है, तब इस युद्ध का हम क्या करें, तब इस यूएन का हम क्या करें, आरती उतारें? जब ईरान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बन ही गया था तो हम इस यूएन का क्या करें? जब लाल सागर से होकर मुक्त आवाजाही नहीं हो सकता, मुक्त व्यापार नहीं हो सकता है, इस यूएन का क्या किया जाए? बताइए मुझे। तो इसी को लेकर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है, जिसके पश्चात यूएन के महासचिव ने भी बोला है कि अगर जो सदस्य जो मेंबर्स हैं वो इसी प्रकार से अपनी मनमर्जी करते रहेंगे तो फिर यूएन होने का क्या मतलब बनता है। यूएन एक ऐसी बॉडी है जो दिखावटी के लिए हर चीज़ है उसके पास, लेकिन काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें नियमित सत्र के उद्घाटन के अवसर पर, इसका मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल का उद्घाटन था 55वां नियमित सत्र का। अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने टिप्पणी की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के बीच एकता की कमी ने संभवतः किनके बीच में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 मेंबर हैं इसके, उन 5 के बीच में एकता की कमी के कारण से इसके प्राधिकार को कमज़ोर कर दिया। संगठन में सुधार आवश्यक है, लेकिन मतभेदों को देखते हुए कोई भी सतही परिवर्तन पर्याप्त सिद्ध नहीं होगा। काहे का 5 मेंबर, दुनिया के 5वीं बड़ी इकॉनमी भारत, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में भारत इसका सदस्य ही नहीं है। क्या करें हम फिर इसका यूएन का? अफ्रीका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर नहीं है, कैसे आप इसको काम में ला सकते हो? कैसे ये सही होगा? दक्षिण अमेरिका एक कोई मेंबर नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं जो दुनिया में शांति की बात करते हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा उत्पात मचा रखा है दुनिया भर में।
तो फिर काहे का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और काहे का आप शांति की बात करते हैं? हथियार बेचने में ये पांचों देश अग्रणी। तो यूएन महासचिव ने बोला है कि इनके बीच के जो आपसी के मतभेद हैं, इसके कारण से यूएन अनसिक्योर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। एक बच्चे को दिक्कत आ रही थी, अंतर सरकारी निकाय, इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे भारत सरकार, पाकिस्तान की सरकार, ये इंटर गवर्नमेंटल हो गया। ओके, जो विश्व भर में मानवाधिकार को प्रसार और संरक्षण को प्रबल करने के लिए जिम्मेदार है ये। ओके, अगला देखिए क्या है गठन। इसका गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नामक पूर्ववर्ती संस्था को प्रतिस्थापित किया। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय और सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में सबके मुख्यालय क्यों है, आपको मैंने समझाया था एक बार। सदस्य क्या है? इनमें 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल होते हैं जो यूएनजीए द्वारा चुने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य। और सबसे अच्छी चीज़, ईरान, वेनेजुएला और चीन भी इसका सदस्य रहा है, जो खुलेआम क्या करते हैं? तो उल्लंघन करते हैं मानवाधिकारों का। सोचिए, मानवाधिकार को बचाने के लिए किन लोगों को चुना था? ईरान जैसे देशों में, जहाँ पर एक लड़की के बाल दिख गए थे तो उन्होंने उसको मौत की सज़ा दे दी थी मार मार के। तो वो किसका? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के कभी कभार मेंबर बन जाते हैं। चीन मेंबर बन जाता है, जिसने उइगरों के एक मस्जिद तक ढा दिए, वो मेंबर बन जाता है। परिषद की सदस्यता समतामूलक भौगोलिक वितरण पर आधारित है। वैश्विक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति प्रतिबद्धता का प्रबंधन किया। देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि यूएन की भूमिका क्या रही है, वर्तमान स्थिति देखा जा रहा है कि वर्तमान जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें यूएन की क्या भूमिका रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो, विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन किया है। कई बार इसने ऐसा किया है कि भाई दुनिया के देशों को लड़ने से रोका है, कई बार ऐसा सफल भी हुआ है। विश्व युद्ध के बाद यह व्यवस्था संकट में है, जिसकी नींव तब रखी गई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। यह एक ऐसी संरचना को परिलक्षित करता है जिसके बारे में मित्र देश एलाइड पावर की अपेक्षा थी कि यह भविष्य में वैश्विक टकराव पर लगाम लगाएगा। याद कीजिए, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो दो फोर्स थे, एक था धुरी राष्ट्र और एक थे दूसरे पक्ष के राष्ट्र। तो इसका जब गठन किया गया था तो लोगों ने उम्मीद यही रखी थी यूएन के गठन से कि आने वाले समय में ये दुनिया में जो वैश्विक टकराव होता है, कम से कम उसको रोकने में ये सफलता हासिल कर लेगा। क्या ऐसा वास्तविकता में हो रहा है? आंशिक रूप से सफल आप बोल सकते हैं, लेकिन सही देखें तो सफल तो नहीं ही है। यह व्यवस्था अपनी विशेष एजेंसियों, निधियों, कार्यक्रम के साथ स्वयं संयुक्त राष्ट्र में भी स्थापित है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रणाली है जो लगभग 3/4 सदी पहले अस्तित्व में रही है। बृहद शक्ति प्रतिद्वंद्विता को प्रबंधित करने के लिए बनाई गई थी। ओके, अगला देखिए क्या। अगला है कि संप्रभु समानता को कायम रखना। संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत विश्वास रखने वाले सभी देशों के लिए संप्रभु समानता, सॉवरेन इक्वालिटी को कायम रखते भविष्य के एक और वैश्विक युद्ध को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, क्या सॉवरेनिटी में समानता है आज के विश्व में? इसका काउंटर करते अगले पॉइंट में। लेकिन देखिए, लेकिन सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर संप्रभु समानता लखरा गई। कहाँ पर? यूएनएससी के। यूएन में हमने संप्रभु समानता की बात की कि सभी देशों की संप्रभुता समान होगी, कोई भी किसी का उल्लंघन नहीं करेगा और हम दुनिया में समान रूप से पूरे वैश्विक जो सुरक्षा है उसको कायम करेंगे। लेकिन यूएन के जो 5 मेंबर हैं उनको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, दुनिया के 5 देशों का एक तरह से राज कर दिया गया कि इसके द्वारा, तो वीटो पावर के द्वारा, जहाँ पर वो एक दूसरे के राजनीतिक उद्देश्यों को देखते हुए आतंकवादियों को बचाने तक के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ओके, सभी सदस्यों को अन्य संप्रभु सदस्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान की गई है। ये सभी मित्र देश थे। इनमें से 2 प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति यूके, फ्रांस भी शामिल थे। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उद्भव ने संप्रभु समानता की जड़ों पर और प्रहार किया था। याद कीजिए, यूएन की स्थापना के पश्चात से ही शीत युद्ध दुनिया भर में शुरू हो गया था और उसमें 2 धारा हो गया था, यूएसएसआर का और यूएस का धारा हो गया था। ओके, अगला क्या है यूएन के बारे में सही चीज़? तो बहुपक्षीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाना, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि भाई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसके पश्चात IMF और IBRD, जिसको विश्व बैंक कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी कि दुनिया भर में कल्याण के लिए वित्त की व्यवस्था की जाए और क्या किया जाए, तो बहुत सारे देशों को मिलाकर इस तरह के संगठन बनाए जाएं जो क्या हो, जो कहीं न कहीं वैश्विक कल्याण को बढ़ावा दे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कोई देश अमेरिका का विरोधी है तो क्या उसको IMF और वर्ल्ड बैंक से सहायता मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता है, संभव ही नहीं है। तो ये भी इसकी एक खामी है जो खामी को दिखाता है। उसके अलावा 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT
गैट जिसको कहा जाता है, ये सब पूछा जाएगा कब स्थापित किया गया है। इसी को बाद में बदल दिया गया 1995 में WTO द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे नियम, कायदे और रूल जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। GATT में बाध्यकारी जैसी चीज़ें जो थी वो कम थी, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाध्यकारी आप पर लागू होते हैं, बाध्यकारी है आपके लिए। इस वित्तीय और व्यापार संबंधी संरचना ने एक साझा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था, जो 1920-1930 के दशक के गलतियों को दोहराव से बचते हुए युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण योजना बनाने और वैश्विक व्यापार को उदार बनाने पर लक्षित था। जो हमने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले गलतियां की थी, उसका सुधार करते हुए हमने गैट और WTO जैसी संस्थाओं का निर्माण किया था कि दुनिया भर में व्यापार सुगमता से हो, वित्त का सुगमता से आवंटन हो सके, युद्ध न हो। लेकिन हर पॉइंट के साथ मैं आपको उसके निगेटिव परिप्रेक्ष्य को भी दिखाता चल रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के विकास और अनुपालन को बढ़ावा देता है। संगठन ने कई संधियां, अभिसमय घोषणाएं स्थापित की है जो मानवाधिकार, मानवीय कानून, पर्यावरण संरक्षण, निरस्त्रीकरण जैसे क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। लेकिन क्या निरस्त्रीकरण हो रहा है भारत में, दुनिया भर में? क्या दुनिया भर के देश शस्त्रों को कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? दुनिया में भी इतने एटम बम हैं कि पृथ्वी को 20 बार ज़्यादा तबाह किया जा सकता है। क्या कम हुआ है? नहीं कम हुआ है। UNHRC अन्य विभिन्न विशिष्ट एजेंसियां वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के दुरुपयोग की निगरानी और समाधान के लिए कार्य करती हैं और इसमें कई बार सफल भी हुई हैं। उसके अलावा अगर UN की आज तक की सबसे बड़ी सफलता को देखा जाए तो वो किस में है? वो है सतत विकास में। सतत विकास का जो ढोल है ये बजता ही रहता है पूरे साल भर, तो इसलिए आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। PT मेंस में हर जगह आपको इससे सवाल टकराते हुए दिखेंगे। या एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, UPSC देने जा रहे हैं या PCS देने जा रहे हैं, मेंस अगर देने जा रहे हैं, इकोलॉजी का सवाल है या इकोनॉमिक्स में अगर इस सवाल पूछा जाता है, गरीबी या ये सब पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें या इकोलॉजी में पूछा जाता है, तो कम से कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर चर्चा भी कर देंगे ना आप वहाँ पर, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं बाकी लोगों से। इसलिए इसके 17 गोल और 169 उपलक्ष्य जो हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और UN की सबसे बड़ी सफलता में भी इसी का नाम आता है कि UN ने SDG जैसी चीज़ों को लागू करने की भरसक प्रयास किए हैं और लागू किए भी हैं। कम से कम SDG के कारण पूरे दुनिया भर के देश अपने अपने यहाँ तो SDG को लागू कर रहे हैं। जैसे भारत जो है ये वैश्विक SDG में भी शामिल है और नीति आयोग अपने देश में भी SDG रैंकिंग को जारी करती है राज्यों के स्तर पर। कई सारे राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है। जो 7 निश्चय मैंने दिया था, 7 निश्चय के गोल को और SDG के गोल को समानता रूप से देखिए बिठा कर कि कौन कौन सी चीज़ें समान है उसमें दिखेगा आपको। मैक्सिमम चीज़ें SDG से ली गई हैं, तो राज्य भी SDG को बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ UN का एक लक्ष्य राज्यों के नीतियों में शामिल हो गया है, ये कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। अगला देखिए क्या है, मानवीय सहायता की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर में जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNICEF जैसी जो संस्थाएं हैं ये दुनिया भर में मानवीय सहायता के कार्य करते हैं। अभी अगर गाजा पट्टी की हम लोग बात करें तो वहाँ पर आपको पता है कि भूखमरी जैसी कंडीशन बनने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बहुत सारे जो वहाँ पर विशेषज्ञ हैं दुनिया भर के, यूनाइटेड स्टेट ने भी बोला है कि वहाँ पर अब आपदा इस तरह का आने वाला है कि लोग बिना भोजन के मर जाएंगे, ऐसा कंडीशन हो गया है। तो वहाँ पर कुछ जो थोड़ा बहुत भी पहुँच रहा है ना वो UN नहीं पहुँचाया है। यमन की सूखे को याद कीजिए। यमन में भी सारा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसी के तहत वहाँ पर भी राहत सामग्री पहुँचाए गए लोगों को खाने पीने के लिए। अफ्रीकी देशों में बहुत सारे जगहों पर पहुँचाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं UNICEF और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो मानवीय सहायता पहुँचाने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुए हैं। इसके अलावा जो UN की शांति सेना है, जो पीस आर्मी है UN की रहती है, जिसमें बहुत सारे देश अलग अलग भागीदारी करते हैं, उसमें भारत की भागीदारी सबसे बड़ी में से एक है। तो वो भी कहीं ना कहीं दुनिया भर में शांति कायम करने में सफल रही है एक हद तक। ओके, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब अगला देखिए क्या है, 21वीं सदी में बहुपक्षवाद, बहुपक्षीयता, मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि दुनिया पहले 2 ध्रुवों में बटी थी, US और USSR। लेकिन 1991 ईस्वी में क्या हुआ था बंधुओं कि USSR का जब विघटन हो गया, USSR ने जब हार मान ली, कमज़ोर पड़ गया, USSR खुद ही टूट गया, तो उसके बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, US के ध्रुव में बट गई। US के ध्रुव में सारी की सारी दुनिया इकट्ठा हो गई। उसके पश्चात आप रियो सम्मेलन सुनते हैं, 1992 पृथ्वी सम्मेलन जो सुनते हैं, वो एक ध्रुवीय विश्व का सबसे पहला उदाहरण पेश किया गया था। लेकिन 21वीं सदी 2000 ईस्वी के बाद से हुआ क्या, कुछ विकासशील देश जिसमें चीन है, जिसमें भारत है,
इनका उदय ब्रिक्स, ब्राज़ील ले लें तो ब्राज़ील का नाम ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका, इनका उदय होने लग गया, जिसके पश्चात दुनिया जो है वो बहुध्रुवीय हो गई, कोई एक ध्रुव पर नहीं है। अब दुनिया किसी एक पक्ष में शामिल नहीं, हालांकि दबदबा अभी भी बना हुआ अमेरिका का, लेकिन किसी एक पक्ष में शामिल नहीं है। भारत का भी एक कहीं न कहीं प्रभुत्व है, चीन का भी है, अमेरिका का भी है, रूस का भी है, यूरोप का भी हो सकता है, ब्राज़ील का भी हो सकता है, और दक्षिण अफ्रीका का भी हो सकता है, जापान का भी हो सकता है। तो क्या दिखाता है ये? कहीं न कहीं बहुध्रुवीय विश्व को दिखाता है। तो बहुध्रुवीय विश्व के सामने क्या चुनौती है? और बहुपक्षीय विश्व में सबसे बड़ा जो चैलेंज सामने आ रहा वो है ये कि जिनके पास अभी प्रभुत्व हासिल है, अपना प्रभुत्व छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए उसका, यहाँ पर क्या है, यथास्थितिवादी शक्तियाँ, स्टेटस को जो पावर्स बनाए रखना चाहती है, वो क्या चाहती हैं कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो है, जिसमें अमेरिका और यूरोप का मानना था कि सुधार से उनका प्रभाव और प्रभुत्व कमज़ोर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही एक उदाहरण दिया कि क्या कोई देश जो पश्चिमी देश का विरोधी है, अमेरिका का विरोधी है, क्या उसको IMF और वर्ल्ड बैंक से आसानी से ऋण मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पावर सेंटर अभी भी उन्होंने इसका अपने हाथों में ले रखा है। तो ये कहीं न कहीं बहुपक्षीय विश्व जो है, इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिसके सामने जो पावर है वो पावर छोड़ना नहीं चाहता है। आज भी यूक्रेन और रूस का जो विवाद है, ये सबसे प्रमुख रूप से दिखाया जाता है पूरे दुनिया भर के मीडिया में। गजा और इजराइल को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, गजा के लोगों का ह्यूमन राइट को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, इजरायली लोगों का किया जाता है इग्नोर। उसके अलावा अफ्रीका में तो हमेशा गृह युद्ध चलता ही रहता है, सूडान का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, और भी बहुत सारे देशों में वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। कब आपने न्यूज़ में सुना है उसको डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ये क्या दिखाता है? कहीं न कहीं मीडिया, पैसा और वित्तीय संस्थानों पर आज भी पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। चीन और अमेरिका के मूल्यों का टकराव होता है। आपने देखा ही होगा कि चीन जो है वो राइजिंग पावर है और अमेरिका जो है वो एस्टेब्लिश्ड पावर है, और राइजिंग और एस्टेब्लिश के बीच में हमेशा से ही संघर्ष रहा है। उसी में उदाहरण आप ले सकते हैं चीन और अमेरिका का। अब अगला जो इसमें बाधा बताया गया वो है चीन और अमेरिका का टकराव। देखिए, चीन की जो इकॉनमी है वो एक तरीके से सरकार नियंत्रित और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिस प्रकार से पश्चिमी देश और अमेरिका का होता है। तो उसके कारण से मूल्यों का टकराव हो रहा है। एक जो मूल्य है लोकतांत्रिक मूल्य, जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, जनता के हाथों में शक्ति होती है, उसका और चीन में जो शासन पद्धति है उनके बीच में टकराव हो रहा है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा आर्टिकल था, डिटेल था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए समझाना भी ज़रूरी था। अब देखिए क्या है, बहुपक्षवाद के समक्ष विद्यमान विभिन्न संकट क्या क्या है। मल्टीलैटरलिज्म जो है उसके समक्ष कौन कौन सी शक्तियाँ उत्पन्न हो रही है। तो जो प्रमुख शक्तियाँ बताई गई, जो प्रमुख चुनौतियाँ बताई गई, उसमें है पहला डीग्लोबलाइजेशन की जो चुनौती है वो है, लोक लुभावनवादी राष्ट्रवाद की चुनौती है, महामारी के उभार, जलवायु आपात स्थितियों ने कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। जो आपस में देश हैं वो अपने अपने मामलों से इतना ज़्यादा परेशान है कि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना एक ग्लोबल चैलेंज बन गया है। छोटे छोटे स्तर पर बायलैटरल ट्राइज ज़्यादा हो रहे हैं, न कि कोई बड़ा गुट बन रहा हो, या बड़ा गुट है भी तो सफलतापूर्वक वो गुट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। इस गतिरोध ने विश्व के देशों को बायलैटरल, द्विपक्षीय, प्लूरीलैटरल या मिनीलैटरल जैसे अन्य समूहों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। फिर वैश्विक राजनीति के और अधिक ध्रुवीकरण में योगदान करता है। अवधारणाओं, पद्धतियों, संस्थानों के संदर्भ में बहुपक्षवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियां भी हैं कुछ। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? बहुपक्षवाद की अवधारणा वैश्विक आयाम की समस्या, जिन्हें राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रबंधित करना पड़ता है, के कारण अस्थिर होती जा रही हैं। इसके उदाहरण में राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम मानवाधिकार संबंधी चिंताएं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय निर्णयन, पर्यावरण, स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। ये क्या करता है? कहीं न कहीं बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म जो है उसका जो वैश्विक आयाम है उसके समक्ष ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मल्टीलैटरलिज्म क्या है भाई? कि कोई एक ध्रुव ना हो, अलग अलग ध्रुव हों, लेकिन अलग अलग ध्रुव तभी संभव हो पाएंगी जब समस्याएं कम होंगी। वहाँ पर वार्ता के तरीके और तकनीक आधुनिक समाज की जटिलताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। और ये जो सभी संकट, ये कहीं न कहीं रीजनल चीज़ों को, क्षेत्रवाद की भावना को उभारती है, या तो किसी और ही तरह के संगठन को जन्म देती है, जिनका नाम है ब्रिक्स। देखिए, इस टॉपिक में ये कहा गया था कि जो यूएन है वो अपनी प्रासंगिकता धीरे धीरे खो रहे हैं। अमेरिका जो है वो कमज़ोर हो रहा है। दुनिया के और भी जो देश हैं वो उभर रहे हैं। यूएन के सामने इतनी सारी बाधाएं हैं कि यूएन सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। चिंता व्यक्त की गई है, मल्टीलैटरलिज्म की बात की गई है, लेकिन मल्टीलैटरलिज्म के समक्ष भी कुछ न कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं। उन चुनौतियों की बात की गई है इस आर्टिकल में। ओके,
तो आपको क्या सब याद रखना है इसमें, यूएन कहाँ कहाँ पर अच्छा काम करा वो याद रखना है आपको, यूएनएससी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ उसको याद रखना है आपको, और उसके बाद से समाधान क्या हो सकता है। समाधान तो ये हो सकता है सबसे पहला कि भाई यूएनएससी जो है इसमें कुछ और भी देशों को शामिल करना चाहिए, इसको फिर से पुनर्गठित करना चाहिए। उसके पश्चात यूएन की जो फंडिंग है ये किसी एक आदमी किसी एक पक्ष पर निर्भर ना करे, जैसे अमेरिका पर निर्भर ना करे, पश्चिमी देशों पर निर्भर ना करे, सभी देशों का समान कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। विश्व में युद्ध को बढ़ावा देने वाले देशों पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और सभी देश इकट्ठा होकर उसको माने। निरस्त्रीकरण को लेकर एक बाध्यकारी प्रावधान लाना चाहिए जिससे सभी देश अमेरिका से लेकर भारत तक सभी के निरस्त्रीकरण की तरफ में बढ़ें, शस्त्रों को कम करें न कि बढ़ाएं। एक दुनिया भर में ट्रस्ट इशू को आपको कायम करना पड़ेगा जिससे लोग और जो देश हैं जिसके कारण से सुरक्षित महसूस करें। ये यूएन के समक्ष में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। तो सुधार की और अच्छे काम की, मल्टीलैटरलिज्म के समक्ष चुनौतियों की, इन सभी चीज़ों की बात की है मैंने। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है, ये थय्यम है। क्या बोला जाता है इसको, थय्यम। ये नृत्य है और एक तरह का उत्सव होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये चर्चा में है। और पिछले साल केरल सरकार ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू की थी जिससे ये क्या हो, दुनिया भर में और भी ज़्यादा प्रचलित हो। तो थय्यम के बारे में थोड़ा सा समझिए कि क्या है ये, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। थय्यम केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान होता है। कहाँ कहाँ पर, तो केरल और कर्नाटक में। पीटी फैक्ट में आपका पहला यही हो गया। थय्यम कहाँ पर होता है, तो केरल और कर्नाटक में ये नृत्य पूजा का एक उत्सव होता है। इसमें हजारों साल पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज शामिल हैं। लोग थय्यम को स्वयं को भगवान से जुड़ने के लिए माध्यम के रूप में मानते हैं। इस प्रकार ये थय्यम से आशीर्वाद मांगते हैं। प्रत्येक थय्यम एक पुरुष या एक महिला है जिसमें वीर कर्म करने या पुण्य जीवन व्यतीत करके दैवीय शक्ति प्राप्त की है, दैवीय स्थिति प्राप्त कर लेता है। ये जो व्यक्ति होता है इससे आशीर्वाद भी लोग प्राप्त करते हैं। कंतारा मूवी अगर आपने देखा है तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अधिकांश थय्यम को शिव या शक्ति, शिव की पत्नी का अवतार माना जाता है, या तो शिव या उनकी पत्नी का, या हिंदू धर्म के इन प्रमुख देवताओं के साथ उसके मजबूत संबंध हैं। 400 से अधिक थय्यम के कारक मौजूद हैं। इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से भाई प्रमुख प्रकार होते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसके अलग अलग प्रकार हैं। विष्णु मूर्ति थय्यम, केवल 2 वैष्णव थय्यम, देवतार और विष्णु मूर्ति। ये थय्यम भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। ये थय्यम पैलनथाई कन्नव की कहानी से बताता है और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी कहानी को बताता है। कौन, तो जो विष्णु मूर्ति थय्यम होते हैं वो। अलग अलग थय्यम कौन होते हैं, एक व्यक्ति होता है जिसमें दैवीय गुण माना जाता है लोगों के द्वारा और वो नृत्य करते हैं, उनसे लोग आशीर्वाद मांगते हैं। कंतारा मूवी अगर आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। गुलिकन को मृत्यु और न्याय के हिंदू देवता यम का अवतार माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार गुलिकन भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं में से एक था। कुटीचथन, यह ब्राह्मण जाति का थय्यम है। माना जाता है कुटीचथन थय्यम की उत्पत्ति विष्णु माया में भगवान शिव के लिए हुई थी। तो इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा। थय्यम के बारे में कहाँ कहाँ पर प्रचलित है, कर्नाटक और केरल में होता है। इसी दौरान मनाया जाता है, ये मार्च के शुरुआत के सप्ताह में, और अभी मनाया जा रहा है और बहुत ही प्रचलित उत्सव है ये। मूवी का नाम भी मैंने बताया, तो वो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग डांस लोकप्रिय है जिसके बारे में एक नज़र मार लीजिए। जैसे पंजाब में भांगड़ा है, उसके पश्चात से बिहार यूपी में कौन सा हो सकता है, तो यूपी में कथक और रास हो सकता है। बिहार में कौन सा है, तो जौट जटिन मिथिलांचल के क्षेत्र के प्रचलित है। और भी कोई प्रचलित हो तो आप मुझे बताइएगा। छऊ वेस्ट बंगाल में है। उसके पश्चात अलग अलग जगहों पर बहुत सारे नाच हैं, जैसे डांडिया गुजरात में हो गया, और लवानी कहाँ पर हो गया, तो महाराष्ट्र का सबसे फेमस डांस है लवानी। इसके बारे में पूछा जाता है, यूपीएससी पीटी में पूछा जाता है, बीपीएससी पीटी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे नाटी और डांगी नाच कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का ये नाच है। कहाँ का, तो हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार से भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल राज्य का नाच है। कुचिपुडी और वैष्णी नाट्यम ये कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों के नाच जो हैं, डांस जो हैं अलग अलग वो फेमस हैं। तो इसमें से कुछ कुछ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जिससे आप एलिमिनेट कर सके एग्जाम में। एलिमिनेट ही करेंगे, ये सारे आपको याद नहीं रहेंगे। भरतनाट्यम तो कम से कम ध्यान में रहेगा आपको, और कथक तो ध्यान में रहेगा। कथक कहाँ का है, यूपी का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि आपको पता ही होगा कि
भारतीय सैनिकों को वापस भेजा जा रहा है। भारतीय सैनिक थे भी नहीं वहाँ पर, बहुत कम सैनिक थे। जो भारत के जो एयरक्राफ्ट वगैरह है ना, उसको वो लोग वहाँ पर सही से संचालित और देख रेख करते थे। मालदीव की गवर्नमेंट ने बोला कि मार्च तक आपको अपने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने बोला ठीक है हम बुला लेंगे, लेकिन हमारे जो इक्विपमेंट है ना उसको हमारे ही लोग चलाएंगे। तो एक टेक्निकल टीम हमने अपने सेना को प्रतिस्थापित किया, किससे? टेक्निकल टीम से। सेना को बुला लिया वापस और वहाँ पर अपने टेक्निकल टीम भेजा है। तो पहली जो टेक्निकल टीम है वो पहुँच गई है और मार्च 10 मार्च का डेडलाइन दिया गया था किसके द्वारा? तो मालदीव की गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप यहाँ से क्या करेंगे, तो निकाल देंगे अपने अपने भारतीयों को, सैनिकों को। तो अब टेक्निकल टीम वहाँ पर पहुँच गई है, जो क्या करेगी, आगे ही काम को संभालेगी। मात्र 50 से 60 भारतीयों के कारण मोहम्मद मोइज्जू ने वहाँ पर अभियान चलाया था इंडिया आउट का। कौन सा इंडिया उनका घुसा जा रहा था पता नहीं। चाइना पूरा आइलैंड पर आइलैंड खरीद रहा है, उनके पैसे से मुंह बंद कर रहा है, वो तो दिख नहीं रहा, और इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है, कैबिनेट ने 75,000 करोड़ के फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो योजना है जिसका नाम है PM सौर्य घर, ये योजना नाम है, जिसमें 300 यूनिट तक का फ्री में आपको बिजली दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और सोलर प्लेट को स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, इसको स्थापित किया जा रहा है। और इसके लिए फंडिंग भी कर दी गई। 75,000 करोड़ की योजना है। कितनी? 75,000 करोड़ की। सोलर इंस्टॉलमेंट के लिए आपको पैसा मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपका घर जो है वो 300 यूनिट से ज़्यादा का बिजली का खपत करता है, तब भी अगर आपको सोलर लगवाना है सरकार के द्वारा सब्सिडी वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, या सरकार को कुछ पैसा पे करके आप क्या कर सकते हैं, तो सोलर लगवा सकते हैं अपने यहाँ पर। ये देश भर में 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों के घर पर सोलर जो है पैनल उसको स्थापित किया जाएगा, और 300 यूनिट तक के जिनके घरों में बिजली आती है उन सभी के लिए सोलर पैनल को स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपको कि क्या है योजना। प्रधानमंत्री जी जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उसी के बाद इसका ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी ने, जिसका अब नाम हो गया है PM सौर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना। PM सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त का बिजली क्या होता है? लोग ही तो टैक्स भरते हैं, तभी तो आप बिजली दे रहे हैं। मुफ्त में कोई अपने घर से लागत थोड़ी दे रहे हैं, है ना। लोग ही तो टैक्स भरते हैं, उसके बाद आप लोगों को दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका नाम है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्या है, कि किलोवाट के हिसाब से सिस्टम के इंस्टॉलमेंट के लिए अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सेंटर विल फंड एंड कंप्लाइंग प्रेस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60% जो है ना कॉस्ट देगा। अगर 2 किलोवाट तक का कोई सिस्टम स्थापित किया जा रहा है सोलर के लिए, तो उसमें 60% तक का कॉस्ट जो है भारत सरकार देगा। 2 kV से ज़्यादा का कोई इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो उसमें 40% का भारत सरकार का योगदान होगा, और उससे ज़्यादा का इस सब्सिडी में प्रावधान नहीं किया गया है। इस सब्सिडी में बोला गया है कि अगर आपके घर पर 300 यूनिट तक का बिजली का खपत होता है तो आपके घर पर फ्री जो है वो सोलर कंजम्पशन हो जाएगा, सोलर आपको लगा दिया जाएगा फ्री में। जो भारत के 85% जो घर हैं उसमें 300 यूनिट से कम का ही बिजली खपत होता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। और जो बैंक हैं उनको बोला गया है कि आप इसमें फंडिंग करेंगे। ये योजना अभी भी 100% क्लियर नहीं हुआ है। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउएवर इट वाज नॉट इमीडिएटली क्लियर हाउ द स्कीम ऑफिशियली अनवेल्ड। ये बोला गया है कि ऑफिशियली अभी भी इसको 100% क्राइटेरिया के साथ में नहीं लॉन्च किया गया है। फंडिंग ज़रूर कर दिया गया है क्योंकि चुनाव आने वाला है, लेकिन क्या क्या इसके और भी प्रावधान हो सकते हैं उन चीज़ों को अभी भी नहीं बताया गया है। धीरे धीरे करके क्लियर होगा। और सरकार का तो बजट भी आ गया है अंतरिम, उसमें भी इस पर क्लियर नहीं किया गया। हाँ ज़रूर क्लियर है कि 300 यूनिट तक के लोग जो होंगे बिजली खपत वाले घर, उन पर सोलर जो पैलेट होगा उसको लगाया जाएगा फ्री में, और उनको इसमें मदद दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो डायरेक्टली आपके घरों में बिजली तो फ्री नहीं देगी, लेकिन 300 यूनिट तक अगर आपके घर में बिजली की खपत है तो सोलर पैनल फ्री में लग जाएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते। अगला न्यूज़ देखिए क्या है आपके लिए। लेपर्ड पॉपुलेशन जो है उसको निकाला गया है भारत में। 13,847 जो 874 जो लेपर्ड हैं वर्तमान में देश में हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड पाए जा रहे हैं देश में।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट सर्वे कवर नियरली 6.5 लाख किलोमीटर लुकिंग फॉर किनके लिए, तो 20 राज्यों में देखा गया है किसके लिए, तो लेपर्ड के लिए, जिसमें देखा गया है कि भाई लेपर्ड की संख्या में शिवालिक श्रेणी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लाइन इन द बिग कैट पॉपुलेशन बाय 22% इन उत्तराखंड। और दूसरी जगह न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था कि शिवालिक की जो श्रेणी है हिमालय की और उत्तर भारत का जो मैदान है इसमें जो लेपर्ड की संख्या है वो बेहद कम हो रहा है, बेहद कम। 22% डिक्लाइन हुआ है उत्तराखंड राज्य में। टॉप में कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, जो लेपर्ड का पॉपुलेशन है वो 8% बढ़ा है। 2018 में 12,852 लेपर्ड थे देश में और 2022 में 13,874 लेपर्ड हैं। इस संख्या को ध्यान रखिएगा, पीसीएस में पूछा जा सकता है आपसे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके पश्चात यहाँ पर अगर आप नाम देखेंगे तो महाराष्ट्र का आता है जिसमें 1,985 है, फिर कर्नाटक का, फिर तमिलनाडु का नाम आता है। उत्तराखंड में 22% डिक्लाइन देखा गया है, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो उत्तराखंड में देखा गया है। उसके पश्चात ये बोला गया है कि ये जो डिक्लाइन है इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, कारण क्या है, तो उसका पीछे सबसे बड़ा कारण है कौन सा, तो यहाँ पर लिखा हुआ शिकार। शिकार के कारण सबसे ज़्यादा इनकी संख्या में गिरावट आ रही है और मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट में भी इस एनिमल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये सामान्य तौर पर शहरी इलाकों में आपने देखा होगा कई बार वीडियो सामने आता है, या ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं जिसके पश्चात इनको लोग मार देते हैं और मारकर फिर इनका शिकार कर लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी इसकी संख्या भारी गिरावट देखी जा रही है लेपर्ड की संख्या में। सबसे ज़्यादा किस राज्य में, एमपी में, और 8% बढ़ गया 2018 की तुलना में। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और क्या मैंने आपको बताया कि शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय की उसमें इनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है। उत्तर भारत के मैदानों में भी इनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है, काफ़ी तेज़ी से। क्यों? क्योंकि मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और शिकार के कारण से इनको नुकसान पहुंच रहा है। एक फैक्ट और देख लीजिए कि भाई शिवालिक में कितना % से गिरावट आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2018 में भी सर्वे किया गया था, उसके पश्चात जो अभी सर्वे किया गया जिसमें देखा गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का जो मैदान है और शिवालिक एरिया में 3.4% के करीब में ईयरली सालाना वार्षिक रूप से डिक्लाइन देखा जा रहा है इनकी संख्या में। क्यों देखा जा रहा है मैंने कारण बता दिया आपको पहले ही। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट हैं छोटे मोटे जिसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके पश्चात ये भी बोला गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर इसकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। तो जो उत्तर का मैदान है वहाँ से संख्या में कहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो नॉर्थ ईस्ट के मैदान में देखी जा रही है। उत्तर के मैदान में वो कम हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उत्तर पूर्वी भारत वहाँ पर इनकी संख्या बढ़ रही है। ओके, अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला तो एक लेसेंट का स्टडी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं समझा देता हूँ। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और वो भी एक कुपोषण का ही कारण होता है, कुपोषण ही होता है एक तरह से। तो बोला जा रहा है कि वो बढ़ रहा है पूरे दुनिया भर में, तो ये कुपोषण ही है। अंडरवेट और ओवरवेट दोनों के दोनों कुपोषण में ही आते हैं। किसका स्टडी है, तो लेंसेट कहा जाता है इसको, बार बार मैं शब्द गलत उच्चारित कर रहा था। तो इसमें बोला गया कि 1990 से 2022 में 4 गुना कम से कम बढ़ गया है ये समस्या। कौन सी समस्या, तो आपको इर्द गिर्द में दिखता ही होगा ये समस्या, तो उसी समस्या का हम लोग बात करें। ये दोनों समस्या जो होती हैं ये कहीं न कहीं कुपोषण को संदर्भित करती हैं। कुपोषण के कारण से मोटापा भी होता है और कम वेट भी होते, अंडर वेट भी होते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है इसी में। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो 2022 है उसमें 159 मिलियन बच्चे इस चीज़ से प्रभावित हैं और 879 मिलियन एडल्ट जो हैं वो इससे सब प्रभावित हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, बिलियन में संख्या पहुंच जाएगी। इतने सारे लोग किससे प्रभावित हैं, तो इस कुपोषण से प्रभावित हैं। ओवरवेट और अंडरवेट कुपोषण से प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें आगे क्या बोला गया कि ये स्टडी जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेंसेट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर इस स्टडी को कंडक्ट करवाया था, जिसके पश्चात ये देखा गया है कि दुनिया भर में अंडरवेट तो एक समस्या है ही, लेकिन जो नया सोसाइटी है तो पूरे दुनिया भर में उसके समक्ष ओवरवेट एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। क्या बोला मैंने, ओवरवेट आने वाले दौर में कुपोषण में सबसे बड़े कुपोषण में एक होगा ओवरवेट कुपोषण।
4 गुना बढ़ गया है 1990 से 2022 में, और आने वाले समय में और भी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है मोटापा, ओवरवेट। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। इसमें बस आपको मुझे ये बताना था कि कुपोषण का एक प्रकार ये भी हो सकता है। अगला पीटी फैक्ट है आपके लिए, जिसमें ईरान ने जो है वो PARS-1, ये उसका क्या है, तो सैटेलाइट है। रूस से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान अनाउंस्ड ऑन थर्सडे दैट लॉन्च ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रसिया। स्टेट मीडिया ने वहाँ का रिपोर्ट किया है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पारस की खाड़ी भी ध्यान में रहेगा, तो भी ईरान ध्यान रख लेंगे। PARS-1 ये किसका सैटेलाइट है, तो ये ईरान का है, जिसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो रूस से लॉन्च किया गया है। रूस देश से लॉन्च किया गया है। इसके लॉन्चर का नाम क्या है, तो लॉन्चर का नाम है रसियन सोयूज 2.1B। ये लॉन्चर का नाम है, जैसे अपने देश में PSLV होता है ना, उसी प्रकार से ये लॉन्चर है। कहाँ पर, तो ये रूस का है। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ तो है कि जिसमें यूक्रेन जो है, वहाँ पर वेस्टर्न जो देश हैं वो अपने ट्रुप्स भेजने को बोल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन कमज़ोर पड़ रहा है। उसके पश्चात व्लादिमीर पुतिन जो है, इन्होंने धमकी दिया है कि न्यूक्लियर वॉर को ये चीज़ बढ़ावा दे सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और कुछ दिन पता ही होगा आपको, नाटो के मैंने 32वें मेंबर के बारे में बताया था आपको, जिससे मैंने बताया था कि स्वीडन जो है वो इसके 32 मेंबर के रूप में शामिल हुआ है, और फिनलैंड जो है 31st मेंबर था इसका। स्वीडन को शामिल करने के लिए हंगरी जो है वो लास्ट है जिसने हामी भरी। उसके पश्चात स्वीडन को शामिल कर दिया गया है। रूस के बॉर्डर पर जाइएगा, पूर्वी बॉर्डर पर, पश्चिमी बॉर्डर पर, और देखिएगा ऊपर से नीचे बेलारूस को छोड़कर जितने भी देश हैं वो सब के सब किसके मेंबर हैं, तो नाटो के मेंबर हैं। क्या यूक्रेन नाटो का मेंबर है? यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। यही आपसे सवाल है, पूछा जाएगा। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो का मेंबर अगर यूक्रेन रहता तो अभी दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ा हुआ रहता। सारे के सारे नाटो मेंबर्स जो है वो रूस पर अटैक कर रहे होते। लेकिन चूँकि इसीलिए रूस के सीमा पर स्थित जो देश हैं उनको शामिल किया जा रहा है नाटो में, ताकि रूस अब किसी का भी इन्वेजन करे तो नाटो उसका सामूहिक रूप से जवाब दे सके। तो इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा। अगला देखिए क्या है। टाटा जो है वो देश में 2 जगह पर फैब लैब स्थापित किया जाएगा। फैब लैब वो लैब होता है जहां पर सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जाता है और उसका रिसर्च किया जाता है। फैब को स्थापित किया जाएगा टाटा के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाटा जो है गुजरात में कौन सी जगह पर, तो ढोलेरा में और असम के मोरीगांव बोला जाता है उसको। अब उच्चारण कुछ और भी हो सकता है, असम का जगह है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और गुजरात के ढोलेरा, इन जगहों पर टाटा के द्वारा फैब स्थापित किया जाएगा। फैब क्या होता है मैंने समझाया था, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए एक लैब जैसे काम करता है। बहुत ही हाईटेक लैब होता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर फैब लैब स्थापित किया गया है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसके साथ मिलकर टाटा बना रही है इसको, तो टाटा इसको बना रही है, ताइवान की कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, PSMC कॉरपोरेशन है, ताइवान की एक कंपनी है। इसके साथ मिलकर टाटा ने देश में पहली बार कोशिश किया है कि सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए 2 जगहों पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक ढोलेरा गुजरात में और एक है कहाँ पर, और ढोलेरा और सनद ये जगह गुजरात में है, और एक है मोरीगांव है कहाँ पर, तो असम में है। यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा इन जगहों के नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ढोलेरा और सनद देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर सही से देखेंगे तो इसको बोला जाता है मरीगांव बोला जाता है। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करें तो मरीगांव है। वैसे असम के लोग इसको किसी और भाषा में उच्चारित करते हैं, मरीगांव। और ये है सानंद गुजरात में है, और ढोलेरा, सानंद, मरीगांव ये जगह है कहाँ पर, जहाँ पर टाटा फैब लैब स्थापित कर रही है। किस कंपनी के साथ मिलकर बंधुओं, PSMC पावर चिप सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन। मोरीगांव या मोरीगांव ऐसे ही उच्चारण किया जाता है। असम में बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, आज ही, जीवन में कभी ना भूलें। सानंद ढोलेरा गुजरात में टाटा कंपनी फैब लैब सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक समुद्र में छोटे से जीव का डिस्कवर किया और इसको नाम दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। इसका नाम रखा है, एक नया समुद्री स्पीसीज की खोज की है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है।
और इसका जो है ना सर का इलाका, इसमें यहाँ पर रूबी रेड स्पॉट बना हुआ है, ठीक है। और इसको किसके नाम पर नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर। इन लोगों ने इसकी खोज की है। यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह का नाम आप देख सकते हैं। और इसके बाद से उड़ीसा के भुवनेश्वर जो है, उड़ीसा के तट के आस पड़ोस में इसको खोज किया गया है। उड़ीसा के तट के आस पड़ोस में इसको खोजा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ से इसको खोजा गया है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर जगह का नाम दिखेगा आपको। यहाँ पर बताया गया कि वेस्ट बंगाल दीघा कोस्ट और उदयपुर ओडिशा कोस्ट जो है, वहाँ पर हेड सील्ड सी स्लग जो है इसको ढूंढा गया है और इसको नाम दे दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर नाम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इसका नाम मेलोनेचैंसम द्रौपदी साइंटिफिक नाम है, तो सुनने में और बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, मैं बताता हूँ। मेलानोचलामिस द्रौपदी इसका नाम है और ये नाम दिया गया है इस जीव को। इस जीव को इसका नाम पता चलेगा तो ये जीव बीमार हो जाएगा। इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये नाम दिया। साइंटिफिक नाम इसी प्रकार से होते हैं, साइंटिफिक नाम इसी तरह से होते हैं। टाइगर का साइंटिफिक नाम कभी सर्च कीजिएगा, बड़ा ही अतरंगा सा होता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बस इतना ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा इसके डीप में जाकर नहीं पूछा जाएगा। पूर्वी तट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तट के आस पड़ोस में ढूंढा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और उसका नाम दिया गया है क्या? तो मेलानोचलामिस द्रौपदी नाम दिया गया है इसका। और इसका जो हेड है वहाँ पर रूबी रेड स्पॉट पाया जाता है, समुद्री जीव। बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक बिहार स्पेशल का न्यूज़ कवर कर लेते हैं हम लोग। बिहार में लघु उद्यमी योजना 2024 को शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी 2024 के तहत 94 लाख परिवार को प्रति परिवार 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी कारोबार करने के लिए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से संघर्ष करे परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 50 लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से किया गया था। अधिकारियों के अनुसार राज्य में 2.76 करोड़ लोगों ने जाति आधारित जनगणना में भाग लिया, जिनमें 94 लाख परिवार प्रति माह 6,000 रुपये से कम कमाते हैं। राज्य की आबादी कितनी है बिहार की? आज 14 करोड़ आबादी नापी जाती है बिहार का। उसमें से 2.76 करोड़ लोगों ने ही जातिगत जनगणना में भाग लिया था और इसी 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों के आधार पर पूरे बिहार की आबादी का अंदाज़ा लगाया है बिहार सरकार ने। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 से शुरू की यह योजना स्वरोजगार उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 6,000 रुपये से कम जिनकी आय है उनको 2 लाख रुपए तक की सहायता देती है उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए। योजना के तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योग को वित्त पोषित कर सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र, विद्युत के समान। इस उद्योग में आप क्या कर सकते हैं? निवेश करके 2 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बिहार सरकार की योजना है, इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कहीं पर कुछ त्रुटि हुआ हो तो बताइएगा। और थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।